बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपने नावल का लास्ट पार्ट। न्यू नावल नहीं पढ़ना, अपने नावल का लास्ट पार्ट रीड करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल के लास्ट पार्ट की तरफ। अपनी उम्र गंवा दी फिर भी बस्ती के सब लोगों ने मुझको या तो पत्थर समझा या तो मोम की गुड़िया। वो टीवी लाउंज में बैठी थी। सायरा ने सलमान का नंबर एक कागज़ पर लिखकर अभी अभी से दिया था। मलाइका ने भी सलमान को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसी की तजवीज़ थी कि तुम्हारे साथ ये ज़बरदस्ती हो ही चुकी है तो तुम इसे साफ साफ बता दो। मुझे इसके ऑफिस या घर का पता होता तो मैं खुद जाकर सब कुछ कह देती। मलाइका जोश से बोली तो नदीम ने बेख्तियारी से गले लगा लिया। तुम सायरा आंटी से एड्रेस और फ़ोन नंबर लो ना, मैं सारा मामला सेट करती हूँ। मलाइका ने इसे आइडिया दिया। नदीम ने हिम्मत करके फ़ोन नंबर मांग ही लिया। शायद नदीम को अक्ल आ गई है। सायरा के खुशगमान दिल ने हमेशा की तरह मस्बती सोचा। नदीम ने हाथ में पकड़े कागज़ को देखा। इस पर ऑफिस और घर के नंबर के साथ साथ मोबाइल का नंबर भी था। इसने सबसे पहले मोबाइल पर डायल किया। चौथी बेल पर कॉल रिसीव कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम। एक गंभीरता दिलकश आवाज़ फ़ोन के रास्ते इसकी समातों तक पहुंची। नदीम से बोला ही नहीं किया हेलो, फिर आवाज़ उभरी तो हिम्मत करके बोली पड़ी। ये तुबा का नंबर है? इसे बर वक़्त ये नाम सूझ गया। जी नहीं। साथ ही दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म कर दिया गया। वो सेलफ़ोन की स्क्रीन को खाली ज़हनी के आलम में देखने लगी। कुछ देर बाद इसने दोबारा डायल किया तो इसकी कॉल रिसीव ही नहीं की गई। झंझलाकर इसने फ़ोन बिस्तर पर उछाल दिया। जिस कागज़ पर फ़ोन नंबर्स लिखे थे वो भी इसने पुर्ज़े पुर्ज़े कर दिया। जाओ दफ़ा हो, फिर लिखता क्यों सी। यूनिवर्सिटी से वापसी पे वो मलाइका के साथ इसके घर चली गई। काफ़ी दिन हो गए थे वो इसके अपने घर ना आने का शिकवा करी थी। आज वो क्लासेस लेने के बाद इसका 2 क्लासेस के बाद इसका दिलो चाट हो गया तो मलाइका ने घर जाने की तजवीज़ पेश की। गपशप करेंगे, साथ कोई अच्छी सी मूवी देखेंगे। ठीक है आओ चलते हैं, मैं वहीं से घर फ़ोन कर दूँगी कि रोशन मुझे तुम्हारे यहाँ से पिक कर ले। वो मान गई थी। हंस पे मामून मलाइका की मम्मा घर पर नहीं थी। वो इसे अपने बेडरूम में ले गई और मुलाजिम से कुछ खाने के लिए लाने को कहा। फिर मुलाकात हुई तुम्हारी अपने शौहर से। बातों बातों में मलाइका को याद आया। इधर नरीम लफ्ज़ शौहर पर सुनसी होगी। कितना अजनबी लफ्ज़ था। इस रिश्ते इस ताल्लुक़ को वो कितने ज़हन से झटकने की कोशिश करती, मगर एक हकीकत थी कि अभी इसकी पहचान थी। नहीं, मुझे कुछ शौक़ नहीं है मिलने का, वो तल्खी से बोली। नरीम डियर, तुम्हें शौक़ हो या ना हो मिलने का, एग्ज़ाम्स के बाद तुम्हारी इसके साथ रुखसती हो जाएगी। मलाइका ने आईना दिखाया तो वह चमक कर बोली कौन करवाएगा रुखसती? तुम और कौन? मैं रुखसती नहीं करवाऊंगी। इनकार कर दोगे? बस यूं ही समझ लो। साफ साफ खुलकर कहो ना। तुम अगर मेरा साथ दो तो बात बन सकती है। वो इसका हाथ थाम कर इजाज़त से बोली। तुम एक और एडवेंचर भी तो करना चाहती हो? हाँ वो तो है, मलाइका ने तायद की। तो मुझे किडनैप कर लो ना। लख लानत। तुम होश में हो? मलाइका हैरान रह गई। मैं सोच समझ कर कह रही हूँ, क्योंकि किसी अगवा की भी लड़की को कोई भी अपनी इज्जत नहीं बनाता। वो यूं बेखौफी से कह रही थी जैसे इसकी जगह किसी और का जिक्र हो रहा। अगर तैमूर अंकल को खबर होगी तो? मलाइका देरी से सोच रही थी। नहीं पता चलता यार, पहले भी तो किसी को खबर नहीं हुई थी। मगर मैं तुम्हें कहाँ रखूँगी, क्योंकि अब अनेक्सी खाली नहीं है। क्या और कोई जगह नहीं है? तो सही, मगर शायद तुम पसंद ना करो। बताओ तो सही। यार अरमान का कोई दोस्त है, इसका फ्लैट खाली और चाबी अरमान के पास है। मलाइका ने बताया तो वो सोच में डूब गई। रिस्क लेना पड़ेगा। फिर आहिस्ता से बोली लाख दिलानत फिर तेरे जद्दे। अरमान का चेहरा खुशी से दमक रहा था। मलाइका ने भी जो कुछ बताया था इसे यकीन नहीं आ रहा था। बस चंद दिन नरीम को इधर रखना पड़ेगा। सिर्फ रखना ही पड़ेगा कि? अरमान ने मानी खेज अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी। वो मलाइका की मर्जी भी जानना चाह रहा था। क्या मतलब? मतलब ये कैसे मुफ्त में हम रिस्क ले लें? वो तेज़ लहजे में बोला। नरीम को रखने का तावान नहीं लेंगे क्या? आखिर को मोटी है, सामी है, इकलौती औलाद है अपने बाप की। लाखों रुपये आसानी से मिल जाएंगे हमें। मगर नरीम शायद इस बात को पसंद ना करे। अगर हमने तावान की डिमांड की तो तो इसके घर वालों को कैसे पता चलेगा वो किडनैप हो गया? भला कोई किसी को क्यों अगवा करेगा? पागल तो नहीं हो तुम? अच्छा चलो ठीक है, तावान भी मिल जाएगा। ये हुई ना बात। अब वह खुश नज़र आ रहा था। तो फिर मैं नरीम से क्या कहूँ? 1-2 दिन तक बताऊंगा, सब इंतज़ाम करके। अरमान सरमस्ती के आलम में सीटी पर शौक सी धुन बजा रहा था। बहुत जल्द डियर, डोंट वरी। तुम्हारी फ्रेंड वाला मामला ठीक हो जाए तो मैं मामा पापा को लेकर आऊँगा जल्दी। हमेशा की तरह अरमान ने यही कहा तो फिर मुतमिन होगी। प्रोग्राम के मुताबिक नरीम को सबसे पहले अपना सेलफ़ोन ऑफ़ करना था। तैमूर साहब को रोशन घर जाकर बताता कि छोटी बीबी यूनिवर्सिटी में नहीं है। तब इसके सेलफ़ोन पर कॉल की जाती जो प्रोग्राम के मुताबिक ऑफ होता। कुछ और वक्त हो जाता तो नरीम के पापा इसके दोस्तों से पूछते। हर मुमकिन जगह पर इसे तलाश किया जाता जहाँ इसके पाए जाने के इम्कानात होते। इस दौरान अच्छा खासा टाइम ज़ाया हो जाता। रात गुजर जाती जो तैमूर और सायरा यकीनन कांटों पर बसर करते।
फिर अगले रोज़ तैमूर को कॉल की जाती, नरीम की आवाज़ सुनवाई जाती और फिर एक भारी रकम का मुतालबा किया जाता। रकम का इंतज़ाम करने में कुछ टाइम तो लग ही जाता, शायद 1-2 दिन। इसके बाद रकम वसूल करने के बाद नरीम को छोड़ दिया जाता, मगर इसके साथ साथ अरमान कुछ और भी सोच रहा था जो मलाइका को पता नहीं था। अरमान को नरीम शुरू से पसंद थी, मगर जाने की वजह से लिफ्ट नहीं कराती थी, हालांकि अपने डिपार्टमेंट से सिर्फ इसी को देखने आता था। इसी दौरान मलाइका से भी इसकी दोस्ती हुई, जो नरीम की करीबी दोस्त थी। तभी नरीम के बारे में इसे बहुत ही सी बातों का पता चला, इसके घर और घरेलू ज़िंदगी के बारे में जो डिस्टर्ब थी। मलाइका दिन ब दिन अरमान के करीब आती जा रही थी, दोनों की फितरत एक सी थी। ये कैसे मुमकिन था कि मलाइका मुतासिर न होती? जब मलाइका ने यूँ फरसा खबर सुनाई कि नरीम का निकाह हो गया, बात की कहानी तो वो जान ही चुका था। इसे क्या चाहिए था? इसके दोस्त का फ्लैट खाली था, चंदे नरीम को बासानी वहाँ रखा जा सकता था और इसकी कुर्बत से फैज़ भी उठाया जा सकता था। अरमान ने सोच लिया था कि कैसे ये सब करना, बस मलाइका को फ्लैट से चंद घंटे दूर रखना था, बाकी पूरा मंसूबा तैयार था। अल्लाह दी लानत। वैसे इद्दां ते होंदा ते फिर इद्दां दे कम्मां दे विच जो अपने घर वालों, अपने माँ बाप को छोड़ के किसी दूसरे के ऊपर, पराये के ऊपर यकीन कर रही है। रोशन गाड़ी स्टार्ट की, इसी के इंतज़ार में था। नरीम ने बड़ी हसरत से घर के दर दीवार को देखा, दिल में एक होक सी उठी। आज भी इसने नाश्ता कमरे में मंगवाया था। गाड़ी गेट से बाहर निकली तो इसका दिल पसलियों में फड़फड़ाने लगा, दिलो दिमाग की कशमकश जारी थी। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के 10 मिनट बाद ही मलाइका ने इसे उठने का इशारा किया। इनके दरमियान ये तय हुआ था कि पहले मलाइका और अरमान इकट्ठे निकलेंगे और इसके बाद नरीम टैक्सी में बताएगी मतलूबा जगह पहुँचेगी, ताकि किसी को भी शक न हो। नरीम को यूनिवर्सिटी से निकलने के चंद मिनट बाद ही खाली टैक्सी मिल गई। ठीक 15 मिनट पर टैक्सी वाले ने इसे इसके बताए हुए घर के सामने उतार दिया। किराया देकर टैक्सी वाले को फारिग करके नरीम ने मलाइका को फ़ोन करके अपने पहुंचने की इत्तला दी, तो उसने खामोशी से फ्लैट नंबर बताकर ऊपर आने को कहा। चंद लम्हे बाद अरमान ने दरवाज़ा खोला। मलाइका कहाँ है? इसने ना पाकर पहला सवाल इसके लबों पर आया। थोड़ी देर के लिए घर गई है, अभी आती होगी, वो लापरवाही से बोला तो नरीम की छठी इसने गोया खतरे की घंटी बजाई। बैठो, मैं कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। अरमान मुतमिन था, अभी बहुत वक्त था अपने दिल के अरमान पूरे करने के लिए, मगर नरीम मुतमिन नहीं थी। जो ही वो किचन में गया, नरीम दाखिली दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजे में चाबी लगी हुई थी, वो खोलकर बाहर निकल आई। सीढ़ियाँ उतरकर वो नीचे आ गई, मोबाइल ऑन कर लिया, जो यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद इसने ऑफ़ कर दिया था। दिल को सुकून नहीं मिल रहा था, मगर मोबाइल कुछ देर बाद ऑफ़ हो गया, क्योंकि इसने कल से इसे रिचार्ज नहीं किया था। पास से एक रिक्शा गुजर रहा था, इसने हाथ देकर रोकर घर का पता समझाने के बाद बैठ गई। ऐसा इसने क्यों किया था, वो खुद भी जानने से कासिर थी। रिक्शे वाला इसे घर के सामने उतार कर चला गया। नसीब जो बंदे के नसीब के छित्र ना हो तो फिर बचत तो हो ही जाती है, अल्लाह पाक जब मदद करने पे आते हैं। जो ही वो गेट से अंदर दाखिल हुई, करीम बख्श से सामना हुआ, जिसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही थी। पास ही साजिदा भी खड़ी थी, पोर्टिको में कोई भी कार नज़र नहीं आ रही थी। क्या हुआ है? इसका मुखातिब करीम बख्श था। बीबी जी, साहब की तबीयत अचानक सुबह ऑफिस जाते बिगड़ गई। बेगम साहिबा ने आपके नंबर पर बार बार फ़ोन किया, मगर आपका नंबर बंद था। फिर बेगम साहिबा ने सलमान साहब को फ़ोन किया, वो आयर साहब को अस्पताल ले गए। क्या हुआ पापा को? करीम बख्श बता ही रहा था कि वो चीख पड़ी। पता नहीं, मगर इनकी हालत बहुत ख़राब थी, वो अपना सीना मसल रहे थे। ये साजिदा थी। कौन से अस्पताल में पापा को लेकर गए? आंसू बेख्तियार आंखों से उबल पड़े थे। पता नहीं छोटी बीबी, आप फ़ोन करके पूछ लें। साजिदा ने मशवरा दिया। जल्दी जल्दी इसने सायरा का नंबर डायल कर अस्पताल का पता मालूम किया। नरीम इन्हीं कदमों गेट से बाहर निकली, करीम बख्श इसके साथ था। तेज़ तेज़ कदमों से चलती, फूली हुई सांसों के साथ इस्तकबालिया पर बैठी नर्स से इसने तैमूर मलिक के बारे में मालूम किया और फिर बताया कि वार्ड की तरफ बढ़ गई। वो आईसीयू में थे, करीम बख्श भी इसके साथ ही चल रहा था। ये शहर का एक मयारी और महंगा प्राइवेट अस्पताल था। रूम नंबर 27 के बाहर सायरा और सरवत पुप्पो दूर से नजर आ गए। सायरा बेगम की सुर्ख आंखें इस बात की कमास थी कि वो रोती नहीं है। सरवत पुप्पो भी असहद परेशान थी। क्या हुआ पापा को? वो दौड़कर इनके पास पहुंची। हार्ट अटैक हुआ। सरवत कुछ कहते कहते रुक गई। अब ठीक है तैमूर पहले से? आंखें पहुंचकर सायरा बेगम ने से तसल्ली दी, मगर नरीम को चैन कहाँ था। अब कहाँ है पापा? अंदर है फ़िलहाल, इन्हें देखने और मिलने की इजाज़त नहीं है, इनकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं। शाम हो गई, रात सर पर आ गई, मगर वो अभी तक बाप की एक झलक भी नहीं देख पाई थी। सारा ने समझा बुझाकर सरवत के साथ नरीम को घर भेज दिया। सलमान सुबह से भाग दौड़ कर रहा था। तैमूर साहब के बाकी रिश्तेदार दूसरे शहर में मुकीम थे। ऐसे में सलमान का दम गनीमत था। डॉक्टर उस्मान से तैमूर साहब की तबीयत का पूछकर वो सायरा बेगम की तरफ आया, जो इसी का इंतज़ार करती। खाला आए, आपको घर छोड़ो। अंकल रात को भी आईसीयू में रहेंगे, कल हो सकता है रूम में शिफ्ट कर दें। ऐसे में आपका यहाँ रुकना बेकार है। मैंने वलीद को भी फ़ोन कर दिया, वो आ जाएगा कुछ देर तक। मैं और वो इधर ही होंगे अस्पताल में। मम्मा का भी फ़ोन आया था, पापा के साथ कल आ रही हैं। सलमान ने इनके शाने पर अपना बाजू दराज करके खुद से करीब कर लिया। वो एक बेटे की तरह तसल्ली दे रहा था। सायरा को यूँ लग रहा था जैसे सलमान को इनकी नज़र ही लग जाएगी। इन्होंने दिल ही दिल में से नजर बद से बचने की दुआ पूरे खलूस से दी। मैं आपको ड्रॉप कराता हूँ। वलीद अस्पताल पहुँचा तो सलमान इन्हें घर छोड़ने चला, घर गेट से वापस हो लिया। मतलब हाले तक सलमान दा ते नरीम दा टाकरा नहीं होया।
दूसरा रोज़ भी गुजर गया। तैमूर साहब की हालत वैसी थी। जिस्म के बाएं हिस्से पर फालज के अटैक ने इनकी हालत को सीरियस बना दिया। खतीजा और उस्मान साहब भी लाहौर से आ गए थे। रोती सी सख्ती ने रीम को खतीजा ने साथ लगाकर तसल्ली दी। तो शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सायरा के किसी रिश्तेदार के लिए इसके दिल में नफरत नहीं उभरी। इसे इतराफ़ करना पड़ा कि सायरा बेगम की बहन इतनी भी बुरी नहीं है। तीसरे रोज़ तैमूर साहब को रूम में शिफ्ट कर दिया कि इनकी हालत पहले से बेहतर थी। अब सब घर वालों को तैमूर से मिलने की इजाज़त थी। सायरा बेगम और सरवत पप्पो के साथ नरीम भी रूम में दाखिल हुई, जिसमें तैमूर को कुछ देर पहले शिफ्ट किया गया था। सलमान इनके पास बैठा हुआ था। पापा आप ठीक है ना? वो बेताबी से कहते हुए बेड पर लेटे तैमूर साहब पर झुक गई और इनके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आंख में आए आंसू को इसने बमुश्किल जब्त किया। तैमूर साहब दुआ और इंजेक्शन की वजह से गनूदगी में थे। वो बहुत जज्बाती और थी। सलमान ने आइसकी से इसका बाजू पकड़कर तैमूर अंकल के सीने से परे किया। प्लीज़ टेक इट ईजी। वो गुस्से से पलटी और जब इस पर नज़र पड़ी तो आंखें हैरत से फैल गई। लब खुल गए। कुछ बेमानी से अल्फाज भी लबों की गिरफ्त से आज़ाद हुए। इस चेहरे को वो कभी नहीं भूल सकती थी। इस असना में सायरा बेगम भी बेड के करीब पहुंच गई। सलमान कैसी तबीयत अब इनकी? सायरा बेगम ने पूछा। नरीम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो कमरे से बाहर निकल आई। सच शुक्र के सब तैमूर साहब की तरफ मतवज्जा थे। कोई भी इसे नहीं देख रहा था, मगर ये सिर्फ इसकी गलतफहमी थी। जिसने देखना था देख लिया था और अच्छी तरह देखा था। तवील राहदारी के आखिरी सिरे तक इक्का दुक्का लोग ही नजर आते थे। नरीम दीवार से टेक लगाकर खड़ी होगी। ये 100% वही था, बिल्कुल वही, जिसकी आंखों पर इसने अपने हाथों से कपड़ा बांधा था और जिसने इसके लबों पर हाथ रखा था। लोहे के ढक्कन जैसा मजबूत था। तो ये था वो सलमान। चलो जी, नरीम बीबी तो गई। अगर इसने मुझे पहचान लिया और पापा को पता चल गया तो पहले इनकी तबीयत ख़राब है, ये सुनकर तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और आज जो हमाकत में करने चली थी, उफ़, अगर मैं इस वक्त इस फ्लैट में होती तो। इससे आगे की सोचने से लर्जा दिया। बाहर खड़े खड़े से 15 मिनट से ज़्यादा हो गए। अगर वो इसी तरह बाहर रहती तो जाने क्या सोचा जाता। सो दिल को मजबूत करती अल्लाह से मदद मांगती वो दोबारा अंदर आ गई। तैमूर साहब इसी तरह गनूदगी में थे। सलमान खतीजा के पास बैठा था। वो आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रहे थे। नरीम बेटा, मेरे पास आकर बैठो। इसे दरवाजे के पास परेशान सा खड़े देखकर खतीजा ने अपने पास बुला लिया। कोई राह फरार न थी। वो मरे मरे कदमों से इनके पास आकर बैठ गई। तैमूर भाई ठीक हो जाएंगे, तुम दुआ करो इनके लिए और परेशान ना हो। वो कैसे परेशान ना होती? इसकी परेशानी के सामने खतीजा के अल्फाज अहमियत नहीं रखते थे। वो चुप चुप सी थी। खतीजा दरमियान से उठी तो सलमान ने भरपूर निगाहों से इसका जायज़ा लिया। अभी तक इसके किसी भी रवैये से ये जाहिर नहीं हुआ था वो इसे पहचान गया। ये मुमकिन ही नहीं था कि वो ना पहचानता। अगर वो इसे पहचान गया तो इजहार क्यों नहीं करा? जाने के गोरख धंधा था, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, पहचानता तो पहचान जाए, मैं साफ मुकर जाऊँ कि किसी बात पर। नदीम ने अपनी असली हठधर्मी से सोचा और मुतमिन हो गई। हट धर्मिया ही ऐसे तक ने पंचाया। हट धर्मिया ने। तैमूर साहब की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता संभली थी। डॉक्टर्स की भरपूर तवज्जो और बेहतरीन इलाज के साथ सायरा जैसी शरीक हयात की मोहब्बत ने भी इनकी तबीयत के संभलने में अहम किरदार अदा किया। 1 माह से ज़्यादा अस्पताल में रहे। अब डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा था। इनके जिस्म का बाएं हिस्सा फिलहाल पूरी तरह काम करने के काबिल नहीं रहा था। ना वो खुद से हरकत कर सकते थे और फालिद का असर ज़ुबान पर भी पड़ा था। वो जो कुछ कहते पूरी तरह नरीम को समझ में नहीं आता। इस दौरान इसने यूनिवर्सिटी से बहुत सारा छुट्टियाँ की थी। जाने के बाद इसे अरमान और मलाइका का सामना करने से खौफ आने लगा था। वो इस दौरान 3-4 बार यूनिवर्सिटी गई। इस दौरान अरमान की तो शक्ल ही नज़र नहीं आई। मलाइका के बारे में पता चला फैमिली के साथ कराची गई है। इसने शुक्र अदा किया मलाइका तो भी थी तो इसकी दोस्त, मगर अरमान का खौफ दिल में कुंडली मार बैठा था। हैरत की बात थी, इसे 1 महीने में एक बार भी मलाइका ने इससे रब्ता नहीं किया। रही नरीम तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फ़ोन करती है इसके घर जाती। चलो किसी वरह तो रब्ता तो छड्डे उदा दिलानती दे नाल। आजकल यूनिवर्सिटी बंद थी। अगले महीने से एग्ज़ाम शुरू थे। इससे तो पढ़ा भी नहीं जा रहा था। इधर सायरा बेगम की तबीयत भी ख़राब थी। तैमूर साहब के अस्पताल एडमिट होने से पहले इनकी तबीयत गिरी गिरी रहने लगी थी। फिर पूरा मत तैमूर साहब एडमिट रहे तो वक्ती तौर पर इन्हें अपना आप ही भूल गया। तैमूर साहब का घर है 5वां रोज़ था। एक कुल वक्ती मेल नर्स हर वक्त इनके पास रहता। बाकी हर किस्म की ज़रूरत का ख्याल सायरा खुद ही रखती थी। दोपहर का वक्त था जब वो खुद साजिदा के साथ किचन में मौजूद थी और तैमूर साहब के लिए सूप बना रही थी। जब सूप बनाकर वो शीशे के बाउल में डालने लगी तो बड़े ज़ोर का चक्कर आया। सायरा वहीं ढेर हो गई। माँ सदके जाए, मामला गड़बड़ लगता है। ऐसो मरे वारे। साजिदा ने शोर मचा दिया। नदीम के साथ बाकी मुलाजिम भी भाग गया। सायरा बड़ी मुश्किल से चलकर बेड तक गई। नदीम ज़िंदगी में पहली बार इनके लिए परेशान हुई। इसने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर सज्जाद अपना मेडिकल बैग लेकर गाड़ी से उतरे तो सायरा बेगम ने ढाल से अंदाज से लेटी हुई थी। डॉक्टर सज्जाद ने चेकअप किया। फ़िक्र की बात नहीं मिसेस तैमूर, अच्छी तरह खाएं पिए और हो सके तो आज ही क्लिनिक पर आकर टेस्ट करवा लें। वो दुआ वाला नुस्खा इनके हवाले करके चले गए। डॉक्टर नायला ने रिपोर्ट इनके सामने रख दी। लफ्ज़ पॉजिटिव इनका मुंह चिढ़ा रहा था। आज शादी के 14 साल बाद यूँ लग रहा था जैसे इन्होंने कोई जुर्म कर दिया। रात को सायरा बेगम ने खुद फ़ोन करके खतीजा को अपनी परेशानी से आगाह किया। कितनी कैसी नाशुक्री हो तुम, अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी से नवाजा और तुम्हें कोई नाशुक्री और कुफराने नेमत कर रही हो। शुक्राने के नवाफिल पढ़ो। मैं 1-2 दिन तक इस्लामाबाद आऊँगी। सोच रही हूँ कि नरीम की चूड़ी और अंगूठी का नाप ले लूँ। तुम अपना ख्याल रखो। तैमूर को देखो, इसके सामने यूँ रिएक्ट करोगी तो क्या बनेगा। इसका सर का साई है वो तुम्हारा। अभी तक बताया है इसे कि नहीं? खतीजा को बर वक्त याद आया तो पूछ बैठी। नहीं आपा, वो मुजरिमों की तरह बोली तो खतीजा इसकी हमाकत पर सर पीट कर रहेगी। जाओ बताओ इसे, खुश होगा वो। शायद ये खुशी इसकी बीमारी पर मस्बत असर डाले। अल्लाह ने बड़ा रहम किया तुम पर और तुमों के। इन्होंने इनकी अच्छी खासी क्लास ले डाली थी।
फ़ोन बंद करके वो कमरे में चली आई। नरीम बाप के पास ही बैठी थी, इनका हाथ हाथों में लिए आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रही थी। पापा आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर हम एक बड़ी पार्टी करेंगे और हाँ मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पर भी लेकर जाऊंगी। इनके होंठों पर एक रोशन मुस्कुराहट चमकी। इन्होंने अपने दाएं हाथ से इसका सर नीचे किया और इसका माथा चूमा। पापा आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? नरीम ने इनके दोनों हाथ थाम लिए। पापा आई लव यू सो मच रियली। जिस बात की शिद्दत से इसकी आवाज़ फर आ गई। खूब लाड हो रहे हैं बाप बेटी में। सायरा बेगम भी दूसरी चेयर उठाकर पास बैठ गई। तैमूर साहब अब वाज़ेह जुमले बोलने लगे थे। दिन ब दिन इनकी हालत बेहतर हो रही थी। वो सायरा और नरीम को यूँ पास बैठा देखकर बहुत खुश थे। आज नरीम सायरा की मौजूदगी पे वहाँ से हटी नहीं थी। नरीम लतीफ़े सुना रही थी, यूनिवर्सिटी में होने वाले दिलचस्प वाक़या जिन पर वो मुस्कुरा रहे थे। काफ़ी टाइम हो चुका था। नरीम इनके माथे पर प्यार करके गुड नाइट कहकर इनके पास से उठी। तब सायरा ने इन्हें झिझकते हुए बताया। खुशी की शिद्दत से तैमूर के लब फड़फड़ाए और आंखें नम हो गई। ਹੁਣ तो तैमूर साहब ने उठ के ब्रेक डांस करना चाहिए। खुशी के नाल खतीजा रेहान के साथ आई हुई थी। नरीम का इरादा था वो सलाम करके अपने कमरे में आ जाएगी, मगर रेहान ने उठने नहीं दिया। वो इतना हसूर और जिंदा दिल था कि नरीम के दिल से वो कुदरत कम होने लगी जो सायरा बेगम के रिश्तेदारों के हवाले से इसके दिल में बरसों से थी। रेहान को नरीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसने नरीम का फ़ोन नंबर भी ले लिया। मैं लाहौर जाकर फ़ोन करता रहूँगा ताकि आपको मेरी कमी का एहसास ना हो। वो यूँ बोला था जैसे बरसों से जानता हो। वैसे सलमान भाई आपको कैसे लगे? इसने सायरा और खतीजा के सामने डायरेक्ट सवाल कर दिया तो वो नर्वस हो गए। इसे कोई जवाब ही नहीं बन पड़ा। रेहान बहन को तंग ना करो, इंसान बनो। इन्होंने तनबीही नज़रों से देखा। बहन भी कहती है मम्मा और ऊपर से ये भी कहती है तंग ना करूँ, ये कैसे मुमकिन है? रेहान चुप होते हो कि नहीं? मम्मा टेक इट ईजी, मैं अंकल के पास जा रहा हूँ। वो माँ के तेवर देख कर खिसक गया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी सायरा? रेहान के जाने के बाद वो बहन की तरफ मतवज्जो। मेडिसिन ले रही हूँ बाकायदगी से। ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट किया करो, इस हालत में खुश रहा करो। मैं एक बच्चे की पेंटिंग भी लाई हूँ, अपने बेडरूम में लगा लेना, अच्छा रहेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें सेहतमंद औलाद से नवाजे। नरीम बारी बारी दोनों को देखे जा रही थी। नरीम को भी कोई बहन या भाई मिल जाएगा, अच्छा है ना, अकेली नहीं रहेगी। कोई दुख दर्द बांटने वाला अपना बहन भाई भी तो होना चाहिए। अब सारी बात इसकी समझ में आ गई थी। पापा की बीमारी की वजह से सायरा बेगम के लिए जो नरमी मसलत के पेश नज़र इसके दिल में आई थी अब अचानक ख़त्म हो गया। वो पुरानी वाली नरीम थी, नफ़रत और सर्द मोहरी से भरी। अपने कमरे में आकर वो गुस्से से टहली थी। इस उम्र में सायरा बेगम को माँ बनने का ख्याल है? ज़रा शर्म नहीं आई इस औरत को? सब जान गई मैं कि ये पापा की जायदाद हथियाने आने का मंसूबा है। हमेशा की तरह उल्टा ही सोच रही थी। जाते जाते खतीजा ने नरीम को सायरा बेगम का ख्याल रखने को कहा। वो मौके का इंतज़ार करती। आज पापा को चेकअप के लिए जाना था क्योंकि सलमान भी आया हुआ था। काफ़ी देर हो गई थी। इसका ख्याल था यकीनन वो चले गए होंगे। लिविंग रूम के पास से गुजरते हुए सायरा की झलक नजर आई तो सब कुछ याद आया। इसने दरवाजे को पाँव से ठोकर मारकर खोला। सायरा चौंक कर पलटी। बहुत खूब सायरा बेगम, अब ये नया तरीका ढूंढा तुमने मुझे हराने का, मगर याद रखना मुझे तुमसे और तुम्हारे यहाँ होने वाले बच्चे से कोई दिलचस्पी नहीं। इस उम्र में माँ बनोगी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं क्यों ख्याल रखूँ तुम्हारा? जाओ पापा को ये नखरे दिखाओ, मैं मुतासिर होने वाली नहीं हूँ। माई फुट। इन्हीं कदमों पर अपना सारा जहर इन पर अंडेल कर तनफन करती चली गई। सायरा की आंखों में नमकीन पानी भर गया। खिड़की के साथ वाले सोफे पर बैठा सलमान एक लफ्ज़ सुन चुका था और ये सब सुनकर इसने अपना गुस्सा कैसे जब्त किया ये वही जानता था। नरीम आगे नहीं आई वरना ज़रूरी से देख लेती। खाला चुप हो जाए प्लीज़। सलमान ने नज़ारों कतार रोता देखकर परेशान होगा। गुस्से से लाल होती आंखें इसके जब्त की दलील थी। वो सलमान के कंधे पर सर रख कर रो पड़ी। कितने सालों के दबे दुख थे, सलमान ने खुलकर रोने दिया। चलो सलमान के सामने भी कौत आ गई अपनी। एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे। पहले पेपर वाले दिन मलाइका ने इसे पकड़ ही लिया। कितनी देर से तेज़ नज़र से घूरती रही। बहुत अच्छा किया तुमने मेरे साथ। और वो अरमान, इसने ताने दे देकर मेरा बुरा हाल कर दे कि देखो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने कैसा हाथ दिखाया तुम्हें। क्यों गायब हुई थी तुम वहाँ से इस दिन? ताबड़तोड़ सवालात से वो घबरा गई। मलाइका पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। तुमने कौन सा एक रोज़ भी मुझसे पूछा कि ज़िंदा हो कि मर गई? मैं बहुत परेशान हूँ। तुम इस रोज़ फ्लैट में भी नहीं थी तो मेरे दिल ने कहा कि यहाँ से निकल जाओ। पता नहीं क्यों मुझे अरमान की निगाहें बहुत बुरी लगती हैं। बस था कुछ कि मैं निकल आई वहाँ से तुम्हें बताए बगैर। नरीम पहले के मुकाबले बहुत कमज़ोर लग रही थी। अरमान ने बाद में मुझ पर बहुत गुस्सा किया। मेरी इसके साथ इस वजह से लड़ाई भी हुई। मैं जैसे फ्लैट पर पहुंची इसने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी वापस चली जाऊँ ताकि शक ना हो किसी को, इसलिए मैं चली गई थी। अब क्या इरादा किडनैप होने का? आखिर में शोखी से बोली तो नरीम को बहुत बुरा लगा। इसने एक बार भी पापा की तबीयत का नहीं पूछा। अब मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद मेरी शादी है। नरीम एक लम्हे में सदियों की बीमार नजर आने लगी। मेरा निकाह इसी लड़के के साथ हुआ जिसको तुमने एडवेंचर और फ़न का नाम दिया था। सच कह रही हो? मलाइका को यकीन नहीं आ रहा था। इसने पहचान लिया तुम्हें? ये तो अच्छी बात नहीं है, कल को हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मलाइका परेशान होगी। तुम इसे बताओगी तो नहीं? इसने हमकाना सवाल किया। मैंने बताकर फंसना नहीं है। पता नहीं क्या होगा, इसने मुझे नहीं पहचाना वरना खामोश नहीं रहता। और मैं क्यों डरूँ? ऐसा क्या किया मैंने? आखिर में हठधर्मी से बोली। मलाइका पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने इस रोज़ दिल का कहना माना था और वहाँ से निकल आई थी। इस रोज़ सुबह के वक्त पापा की तबीयत बहुत ख़राब हुई। मुझे नहीं पता क्योंकि सेल फ़ोन मैंने ऑफ़ कर दिया था। अगर तुम फ्लैट में होती तो शायद मैं वहाँ से ना आती। ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि तुम वहाँ नहीं थी। तुम्हें बुरा लगेगा मगर मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर करना चाहूँगी। अरमान के बारे में इसकी निगाहों में वफ़ा नहीं है। वो जब भी मेरी तरफ देखता है यूँ लगता है कि
इसने बोलते बोलते जुमला अधूरा छोड़ दिया। मलाइका, कभी तुमने लोगों की बातें सुनी है जो अरमान के बारे में कहते हैं मेरी मानो तो इसे फ्रेंडशिप ख़त्म कर दो। वो मुजरिमाना जहनीत का मालिक है। ये ना हो कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। पहली बार हमने तफरीह की खातिर सब किया, हमारी नीयत यही थी ना, इसलिए हमें नुकसान नहीं पहुँचा। वरना सोचो हमसे कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो तुम अरमान की बात मानना छोड़ दो। नरीम को रोशन लेने आ चुका था, वो इसे वहीं सोचता छोड़कर चली गई। इसे मलाइका और अरमान से डर लगने लगा था। महानूर और सानिया के एकदम पीछे हटने की वजह भी समझ आ गई थी। मलाइका ने बुज़दिल कहती थी, मगर नरीम का ख्याल अब बदल चुका था। लड़कियों को ज़रा सा बुज़दिल ज़रूर होना चाहिए, वरना अक्सर खसारा इनका नसीब बन जाता है। पिछली सीट पर नीम दराज नजीम सोचते हुए गायब दिमागी से बाहर दौड़ते भागते मनाजिर देख रहे थे। चलो, ज़िंदगी जो कभी भी ऐसा औरतों ने भी अकल का इस्तेमाल किया। अभी नरीम के एग्ज़ाम्स ख़त्म भी नहीं हुए थे कि घर में शादी की तैयारी शुरू होगी। तैमूर साहब स्टिक के सहारे चंद कदम उठाने के काबिल हो चुके थे। वो जल्द अज जल्द नरीम को दुल्हन बना देखना चाहते थे। सलमान ने सख्ती से मना किया था कि जहेज़ के नाम पर वो कुछ नहीं लेगा। इस मामले पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था, इसलिए तय हुआ कि सिर्फ नरीम के कपड़े और दीगर छोटी मोटी चीज़ें ली जाएंगी। नरीम बेदिली से पेपर्स दे रही थी। तैमूर साहब बहुत खुश थे, बड़े शौक से नरीम के लिए की जाने वाली शॉपिंग देखते। अलबत्ता नरीम को दिलचस्पी नहीं ले रही थी। सायरा बेगम को इसका मौजूदा रवैया फिर डराने लगा। जिस दिन इसका आखिरी पेपर था, इसके अगले दिन मिलाद के बाद नरीम को माइयों बिठा दिया गया। रवायती पीले कपड़ों में मलबूस नरीम उदास उदासी नज़र आने के बावजूद बहुत प्यारी लग रही थी। सानिया और महानूर के साथ साथ इनकी फैमिली भी इनवाइट थी, मगर मलाइका नहीं आई। हालांकि सायरा बेगम तबीयत की खराबी और मसरूफियत के बावजूद नरीम की दोस्तों के घर खुद गई थी। मेहंदी वाले दिन कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। नरीम की तरफ से सब सलमान के घर आए हुए थे मेहंदी की रस्म करने। इसके दोस्त और कज़न्स ने मिलकर बहुत खूबसूरत फ्लोरल डेकोरेशन की थी। मलाइका आज भी नहीं आई। नरीम की और भी क्लास फेलोज़ के साथ महानूर और सानिया भी पेश थी। दोनों ने मेहंदी के थाल उठाए हुए थे जो आराइशी लाइटों से सजा हुआ था। फूलों की पत्तियों ने छावर करके इनका इस्तकबाल हुआ। पहले इन सबकी खातिर तवाज़ा की गई, फिर गानों का मुकाबला हुआ। इसके बाद मेहंदी की रस्म शुरू हुई। सलमान बाहर था। सलमान की कज़न इसे ज़बरदस्ती ले आई। वो मेहंदी लगवाने के मूड में नहीं था। महानूर और सानिया साथ साथ ही ने भी सलमान को देखने का बहुत शौक था। अब जब देखा तो देखती रह गई। वो सलमान को पहचान गई थी। सानिया, ये तो वही है। महानूर इसे कदे अलग थलग सी जगह पर ले आई। दोनों इसी के बारे में बातें कर रही थी। हाँ, मैं पहचान गई। सायरा आंटी बता रही थी कि पुलिस ऑफिसर नरीम के रवैये से लगता है वो इस रिश्ते पर ज़रा भी खुश नहीं है। मेरा दिल घबरा रहा है यार। मैं सलमान भाई को बुलाकर सब बता दूँ? महानूर ने इसे घूर कर देखा। पागल तो नहीं होगी? ये मौका है ऐसी बात का। मैं नहीं चाहती नरीम की लाइफ डिस्टर्ब हो। हाँ, ये हो सकता है कि मैं सायरा आंटी को बता दूँ कि बेवकूफ़ी हमसे हो गई। न महानूर इसके मुकाबले में समझदार थी। सानिया भी मुत्तफिक हो गई। फैसला करने के बाद इनके दिल पर रखा बोझ से लग गया। फिर उन्होंने बाकी रस्मों में खुशी खुशी जोशो खरोश से हिस्सा लिया। चलो, रात का 1 बज चुका था। सलमान के घर से अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। इनके घर में यहाँ बड़ी खामोशी और सुनाटा था। सरबत पप्पो के अलावा एक रिश्ते की खाला नरीम के पास थी। तैमूर साहब भी सलमान की मेहंदी में बहनोई के साथ गए थे और कुछ वक्त गुजार कर वापस आ गए थे। वो नरीम के कमरे में आगे जहाँ सरबत भी मौजूद थी। नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। नरीम कारपेट पर बैठी हाथों में पीले गजरों की पत्तियाँ तोड़ तोड़ कर फेंक रही थी। तैमूर साहब पास रखे सोफे पर बैठ गए। नरीम भी कारपेट से उठ कर इनके पास आ गई। पापा, आप ठीक है? नरीम ने इनका हाथ पकड़ लिया। इन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर ला और आंखें खोलकर इसे गौर से देखने लगे। इनके चमन का पहला फूल, इनकी पहचान। जब नर्स ने तौलिया में लिपटी नन्ही मुन्नी नरीम को इनके हाथों में दिया तो कैसा सुकून इनके रगों पैर में उतरा था। अब वो नन्ही सी नरीम नहीं रही थी, 22 साल की हो चुकी थी। वो गुड़िया सी नरीम जिसको पहली बार सीने से लगाकर इनको अपने अहम होने का एहसास हुआ। वो पराई होने जा रही थी, किसी और के आंगन को महकाने जा रही थी। बस एक दिन की बात थी, फिर इसने उदासी और वीरानियाँ छोड़कर चले जाना था। दर्द का कैसा एहसास था जिसने इनको अपनी लपेट में ले लिया। फिर जाने कब आंसू ने आंखों को ढांपा, इन्हें खुद खबर ही नहीं हुई। नरीम इनके सीने से लगी खुद भी रो रही थी। सरवत पप्पो ने बमुश्किल दोनों को चुप कराया। तैमूर, पागल हो गए? कौन सा नरीम 7 समंदर पार जा रही है? वो जानती थी तैमूर के लिए बेटी की हैसियत रखती है। तुम दोनों बाप बेटी बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सरबत चाय बनाने किचन में आ गई। तैमूर बहुत गौर से नरीम को देख रहे थे। एक एक नक्श दिल में जज़ब कर रहे थे। माइयों के पीले मर्ज के कपड़ों में मलबूस बालों में अटके मुरझाए गजरों समेत आंखों में मीठा मीठा फैला काजल और चेहरे पर उदासी ली नरीम इन्हें आज मामूल से ज़्यादा प्यारी लग रही थी। पापा, क्या देख रहे हैं? वो काफ़ी देर से इनकी नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस कर रही थी। बिलाखिर रहा नहीं गया तो पूछ ही बैठी। तुम्हें देख रहा हूँ, वो बरजस्ता बोले। तो नरीम कोशिश के बावजूद ये कहने की जरूरत नहीं हुई कि ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कि ये देखना आखिरी बार हो। अपनी सोच से इसके वजूद में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। सायरा तुमसे बहुत प्यार करती है, एक माँ की तरह। इसे हसरत है कि तुम इसे मामा कहकर बुलाओ। तुम क्या इसकी ख्वाहिश पूरी करोगे? इन्होंने इसका सर अपने सीने पर रखते हुए सरगोशी में पूछा। फिर इससे पहले वो कोई जवाब देती, सरबत पप्पू हाथ में ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। मैं तो बहुत थक गई हूँ। शादी के हंगामों में ऐसे ही होता है, भाग दौड़ कर करके मेरी टांगों का तो हशर हो गया। चाय के कप बारी बारी तैमूर और नरीम को पकड़ाते इन्होंने थकन का रोना रोया। वो काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे। बाहर गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद सायरा भी आ गई, साथ सानिया और महानूर भी थी। नरीम, सलमान भाई बहुत डैशिंग लग रहे थे। ये महानूर थी। नरीम ने सर उठा कर इसका चेहरा देखा, मगर वो बेहद खुश थी। बीते लम्हों की कोई परछाई इस पर दिखाई नहीं दे रही थी। हाँ नरीम, आप भी अब बहुत लकी हैं। ये सरवत पप्पो की सबसे छोटी साहबजादी रीबा थी जिसने ये चुटकुला छोड़ा। एक तलक सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आई। मैं और लकी? अच्छा मजाक है। वो जल कर रह गई।
चाय पीकर महानूर वहीं कारपेट पर लेट की। सानिया ने नरीम को मेहंदी भी लगाना थी। सरबत ने इन दोनों को अलावा बाकी सबको ज़बरदस्ती सोने के लिए भेजा। अब कमरे में वही तीनों थी। चलो मादाम, तकिए से टेक लगा लो, बैठे बैठे थक जाओगी। सानिया ने कोन पकड़ ली। महानूर ने हल्की आवाज़ में म्यूज़िक लगा दिया। वही दोनों बोली थी। नरीम खामोश और उलझी सी थी। उदास क्यों डियर, खुश हो जाओ, कल को आखिर ससुराल जाना। इतना डैशिंग और हैंडसम दूल्हा, दिल चाह रहा है जेलस हो जाओ तुमसे। सानिया का अंदाज मज़ाहिया था, जबकि वो कहीं और ही पहुंची हुई थी। सलमान भाई ने किसी भी किस्म का जहेज़ लेने से इनकार कर दिया। महानूर ने बीबी से जो खबर दी बिल्कुल नहीं थी। वो तकिए से उठ की। अच्छा, इसे यकीन नहीं है, बस सिर्फ कपड़े वगैरह लिए आंटी सायरा ने। सलमान भाई ने तो ये भी नहीं ले रहे थे, मगर तैमूर अंकल की तबीयत की वजह से खामोश हो गए, क्योंकि अंकल ने कहा कि मेरी बेटी ब्राइडल मेरी पसंद का पहनेगी। तैमूर अंकल ने खुद जाकर ऑर्डर दिया था। इतना प्यारा तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस, आंटी ने माइयों वाले दिन मुझे दिखाया था। मुझे तो सलमान भाई की पूरी फैमिली बहुत सुलझी भी लगी है। महानूर के अल्फाज से लग रहा था बेहद मुतासर हो चुकी है। मेहंदी लगाने के बाद सानिया तो फ़ौरन सो गई, जबकि महानूर इससे पहले नींद की वादी में पहुंच चुकी थी। थकी हुई तो नरीम भी थी, मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। फजर की अजान हुई तो तैमूर साहब जाग रहे थे। आज पूरी तरह मतवज्जा होकर इन्होंने अजान सुनी, फिर वज़ू करके फजर की नमाज अदा की और पूरे खुशू खुजू के साथ दुआ मांगी। इन्हें बेदार पाकर सायरा बेगम भी उठ गई। वो दुआ मांग कर उठे तो एक वही सा सुकून इनके चेहरे पर फैला हुआ था। हाय कितने जान दी तैयारियाँ तो नहीं है। लगता है आज आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। सायरा बेगम इनकी चुस्ती देखकर खुश हुई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नरीम को रुखसत जो करना। नरीम के नाम पर एक मोहब्बत इनके लहजे में उतर आई थी, जिसे सायरा बेगम ने भी महसूस किया। शाम को पार्लर जाने से पहले तैमूर साहब ने इसे बहुत प्यार किया। नन्ही सी बच्ची की मानित बाहों में समेट कर सीने से लगा, और फिर वो भी वही 7 साल नरीम बन गई, जैसे इसकी मामा अभी छोड़ कर गई हो। बड़ी देर बाद ये तूफान थमा, और जब वो तैयार होकर वापस आई तब भी तैमूर साहब ने हाथ पकड़ कर इसे गाड़ी से उतरने में मदद दी। लहंगा बहुत भारी था। एक तरफ से तैमूर साहब और दूसरी तरफ से सरबत पुप्पो ने इसे थामा और अंदर लाए। तब तैमूर साहब ने भारी दुपट्टा उठाकर इसका चेहरा देखा। बहुत हसीन लग रही थी वो। इन्होंने बड़े प्यार से इसकी पेशानी चूमी। अब बिल्कुल रोना नहीं है। उंगली से इसकी पेशानी से बालों की लट एहतियात से परे करते इन्होंने दोस्ताना वार्निंग दी, तो ना चाहने के बावजूद भी वो मुस्कुरा दी। तैमूर साहब 3 पीस में बहुत ग्रेसफुल लग रहे थे। बीमारी से कमज़ोर हो गए थे, मगर इनकी वजाहत में कमी नहीं आई थी। पापा, नदीम के लहजे में नमी उतरी तो तैमूर ने नाराज़ी से इसे देखा, तो वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। खाने के बाद सलमान को स्टेज पर नरीम के साथ बिठाया गया। रुखसती के कुछ देर कबल सरबत पप्पा ने नरीम के कान में सरगोशी की। जब तैमूर मिले तो रोना बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे रोने से वो डिस्टर्ब होगा। डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया। पप्पा कहकर दूर हट गई। पप्पा की हिदायत के मुताबिक इसने दिल को पत्थर कर लिया था। अपने वजूद में खुशबू समेटे दुल्हनापे का रूप सजाए जेवरात और कीमती जोड़े से आरास्ता इस चेहरे को, इस वजूद को वो आज से पहले भी देख चुका था। अस्पताल में से देखकर इसने अपनी हैरानी जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि तैमूर साहब का अपने वाले जैसे एहतराम करता था। एक तजस्सुस ज़रूर था कि पूछे तुम इन लड़कियों के साथ क्यों थी, क्यों किया था तुम वो सब, मगर इसके बावजूद इस तजस्सुस में नफरत शामिल नहीं हुई थी। सलमान सफ़ेद कॉटन के कुर्ते शलवार में मलबूस इसके मुकाबिल बैठा था। किसी दिलकश सी कलोन की महक ने नरीम के गिर्द घेरा डाला। नरीम का आंचल चेहरे से पीछे खिसका हुआ था, इसलिए वैसे बड़ी तवज्जो से देख रहा था। इसकी झुकी हुई पलकें लरस रही थी। या कूती लब बाहम एक दूसरे में पेवस्त किसी नई कहानी को शुरू करने की दावत दे रहे थे। नरीम के दोनों हाथ गोद में धरे थे। सलमान ने गौर से इसके हाथों की तरफ देखा और दाएं हाथ को अपने मजबूत हाथों में लेकर दबाया, तो नरीम के लबों से हल्की सी आवाज़ निकली। बहुत खूब, ये वही हाथ है, मैं पहचान गया। नरीम ने सर उठाकर इसे देखा। मेरा मतलब काफ़ी खूबसूरत हाथ है, नाजुक और आर्टिस्टिक, बहुत नरम भी है। सलमान ने अभी तक इसका हाथ पकड़ा हुआ था। ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत पहनी है। इसकी कलाइयों को बगौर देख रहा था, जो कोहनियों तक मेहंदी की खूबसूरत डिज़ाइन से सजी हुई थी। अब सलमान का हाथ इसकी कलाई पर था। नजरें एक पल में इसकी गर्दन में सजे जड़ाऊ हार, कानों में पहने झुमकों को छुआई। साथ ही हाथ बढ़ाकर इसने नरीम के माथे पर झूलती लड़ पीछे की। जाने क्या था, एकदम पीछे हुई। इसकी कलाई सलमान की गिरफ्त में थी, जिसमें सजी कांच की 3-4 चूड़ियाँ टूट गई। इसके बाजू पर चूड़ी का टुकड़ा चुभ जाने की वजह से खून का एक कतरा उभरा। कोई बात नहीं, दुश्मनी में सब चलता है, अपने मखसूस गहरे लहजे में बोला, तो नरीम को बेइंतहा खौफ महसूस हुआ। दिल जा रहा था यहाँ से भाग जाए। सामने बैठा ये शख्स, जो इसे मुसलसल अपने पुरफसूं निगाहों की गिरफ्त में लिए बैठा था, अपने लमस से इसके दिल को धड़का रहा था। बहुत हसीन लग रही हो, एक एक नक्श आज बोल रहा है। ये आंखें, सलमान की उंगली इसकी बंद आंखों पर धरी थी। ये होंठ, ये गर्दन, ये वजूद। सलमान का हाथ बोल रहा था, ये हार उतार दूँ। सलमान के दोनों हाथ इसकी गर्दन की तरफ बढ़े। नहीं, लफ्ज़ टूटकर इसके लबों से निकले। पहले वो पीछे हुई, फिर बेड से उतर गई। जरदार दुपट्टे में जो पिनें लगी थी वो तो पहले निकाल चुकी थी। अब तो यूँ डर के पीछे हुई तो दुपट्टा सर से उतर ही गया। सलमान लम्हों में इस तक पहुंच गया। स्वीट हार्ट, क्या हुआ, वो अनजानपन से बोलता नरीम को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ छोड़ दे। नरीम ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे दूर धकेलना चाहा। इस वक्त डर नहीं लग रहा था, जब एक 6 फुट के मर्द को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर आंखों पर पट्टी बांध रही थी। सलमान के लहजे से सारी नरमी रुखसत होगी। बोलो बोलो, क्या मंसूबा था तुम्हारा और तुम्हारी दोस्तों का। नरीम का हाथ इसकी सख्त गिरफ्त में चुरमुरा कर रह गया। आंखों में आंसू भी आ गए। तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद में बेरहम दिल है। सलमान का लहजा आग बरसा रहा था। इसी दौरान इसका मोबाइल फ़ोन गुनगुनाया। इसने खुद पर काबू पाते कॉल रिसीव की। क्या कह रहे हो रियान, ये कैसे हुआ? मैं अभी आ रहा हूँ। की हो गया?
वो फ़ोन सुनकर इन्हीं कदमों दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। चंद मिनट गुजरे कि खतीजा नरीम के पास है। बेटा कपड़े बदल लो। इनका लहजा नम और संजीदा था। आंटी क्या हुआ? इसके दिल में किसी अनहोनी का खदशा जागा। जल्दी कपड़े बदलो, हमें तैमूर भाई की तरफ जाना है, तबीयत ख़राब है इनकी। मम्मा जल्दी करें, गाड़ी में बैठे, रेहान घर लॉक करके आ जाएगा। सलमान दोबारा बेडरूम में आया। नरीम कपड़े तब्दील करके चादर ओढ़ रही थी। आप दोनों गाड़ी में बैठे, मैं आ रहा हूँ। वो अपना वॉलेट ढूंढ रहा था। खतीजा नरीम को साथ लेकर बाहर गाड़ी में बैठ गई। जो ख्याल थे ना कयास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जो मोहब्बतों की असास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल वही लोग मेरे हैं हम सफ़र। मुझे हर तरह से जो रास्ते वही लोग मुझसे बिछड़ गए। मुझे लम्हा भर की रफ़ाक़तों के सराब और सताएंगे। मेरी उम्र भर की जो प्यास थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जिन्हें कबूल कर सका ना मैं वो शरीके राह सफ़र हुए। जो मेरी तलब मरी आस थे वही लोग मुझसे बिछड़ गए। पापा अगर मुझे ज़रा भी पता चल जाता तो मैं ना जाती। पापा मुझे क्यों पता ना चल सका कि आप मुझे छोड़कर जाने वाले? रोती मचलती नरीम को संभालना मुश्किल हो रहा था। ओए होए, अब्बा मार गया था, बहुत बुरा हुआ। सारा बेगम टुकर टुकर एक एक को देखे जा रही थी। नरीम की रुखसती के बाद तैमूर साहब अंदर आकर लेट के वो बहुत खुश थे कि बेटी का फ़र्ज़ खुश उसलूबी से अदा हो गया। मेहमान जो दूसरे शहर से आए थे अभी तक इधर ही थे। सायरा मुलाजमा से काम करवा रही थी। जब फारिग होकर अंदर आई तो अब नींद सो रहे थे। इस कदर सुकून था इनके चेहरे पर कि लग नहीं रहा था इस शख्स में ज़िंदगी की रमक नहीं है। इन्हें दोबारा हार्ट अटैक हुआ था जो कि जानलेवा साबित हुआ। ओए होए, बहुत बुरा हुआ। सलमान ने इस मौके पर बेटे वाली सारी जिम्मेदारी निभाई। सारा को दूसरा रोज़ तक कुछ भी नहीं खाया था इसने। सलमान ने किसी न किसी तरह इन्हें खाने पर आमादा कर ही लिया। एक कप दूध के साथ डबल रोटी का स्लाइस इन्होंने मुश्किल से खाया। इधर वो सर मुँह लपेटे कमरे में पड़ी थी, ना बोलती थी ना बाहर आती थी। खतीजा आवाज़ें दे देकर मायूस हो गई। शाम को इसने दरवाज़ा खोल दिया मगर बाहर फिर भी नहीं आई। रेहान ने इसे बहुत समझाया मगर खाना वैसे का वैसे आगे बढ़ा रहा। रेहान को ही लग रहा था वो किसी बेजान शय से मुखातिब है। रेहान तुम जाओ, सलमान ने इसे बाहर भेज दिया। नरीम कारपेट पर घुटनों पर सर रखे बैठी, यूँ के चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। नरीम, तैमूर अंकल कितनी मोहब्बत करते थे आपसे। अगर इस हाल में वो आपको देख लेते तो जाने क्या गुजरती इन पर। उठे, शाबाश। सायरा खाला को भी आपने हिम्मत देनी है, बहादुर बने, पहले थोड़ा सा कुछ खा पी ले। सलमान ने इसका घुटनों पर सर उठाया। बंद आंखों के पीछे मोती चमक रहे थे। शाबाश नरीम, संभालें खुद को। कितना मेहरबान लग रहा था इस समय वो। नरीम के ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो किसी के गले लगकर नहीं रोई थी मगर सामने बैठे शख्स ने ये भी कसम तोड़ दी। वो इससे लिपट कर चीख चीख कर रोई। वो इसका सर से हिला रहा था। शाबाश, अब चुप हो जाओ। सायरा खाला के पास आकर बैठे, मामा भी बहुत परेशान है। बहुत देर बाद जब वो पुरसकून हुई तो सलमान ने इसके आंसू साफ किया। आज तो रो लिया, आइंदा नहीं रोना, मरने वालों की रूहों को तकलीफ़ होती है। नरीम इसके बाजू का सहारा लेकर खड़ी हुई। इसका दुपट्टा नीचे कारपेट पर पड़ा था। सलमान ने उठाकर इसके कंधे पर डाला। नरीम के हाथ पाँव से अभी तक मेहंदी की खुशबू आ रही थी। नक्शो नगार ज़रा भी मद्धम नहीं हुए थे। खतीजा ने इसे पास बिठा लिया। नरीम के सामने सायरा बैठी थी, लुटी लुटी और उदास सी, जाने कि वो इसे अजनबी सी लगी। नरीम ने नज़रें चुरा ली। तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे वीरान हो रह गुजर हयात, जैसे ख्वाबों के रंग फीके हों, जैसे लफ्ज़ों से मौत रसती हो, जैसे सांसों के तार बिखरे हों। तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे खुशबू नहीं हो गलियों में, जैसे सूना पड़ा हो शहर दिल, जैसे कुछ भी नहीं हो गलियों में, जैसे खुशियों से दुश्मनी हो जाए, जैसे जज्बों से आशनाई ना हो। तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे एक उम्र की मुसाफत पर बात कुछ भी समझ ना आई हो, जैसे चुपचाप हो आरज़ू के शजर, जैसे रुक रुक के सांस चलती हो, जैसे बेनाम हो दुआ का सफ़र, जैसे किस्तों में उम्र कटती हो। तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है जैसे एक खौफ के जजीरे में कोई आवाज़ देकर छुप जाए, जैसे हंसते हुए अचानक ही गम की परवाह से आंख भर आए। तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है। तैमूर साहब को इस दुनिया से गए 2 माह से ज़ायद हो गया था मगर सायरा बेगम को इनसे जुदाई का ज़ख्म आज भी ताज़ा लगता था। इनकी प्रेगनेंसी को 7 माह गुजर चुके थे। जो टाइम गुजरा था इनकी तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी। आज नरीम को भी जाना था। खतीजा 1.5 माह इधर ही बहन के पास रही थी। नरीम भी अभी तक यहीं थी। सलमान इस दौरान वक्त निकाल कर रोज़ आता। फैक्ट्री का मैनेजर सलमान से राब्ते में था। वो ईमानदार शख्स था। सलमान भी सूरत हाल से आगाह था कि इसलिए अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। सायरा बेगम ने सलमान से कहा कि नरीम को यहाँ से ले जाओ, चूँकि शादी वाले दिन ही तैमूर साहब का इंतकाल हो गया था तो वलीमा भी मुलतवी हो गया। सायरा बेगम में नरीम में अजनबियत की दीवार सी हालत हो गई थी। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती। साले में नरीम का दम घुटने लगा था। सलमान भी आता तो सायरा बेगम के पास से बैठकर चला जाता। कई बार इसके आने की खबर ही नहीं हो पाती। इस रोज़ भी जब वो जाने लगा तो सायरा बेगम ने रोक दिया। नरीम को साथ ले जाओ, इसे तब्दीली की ज़रूरत है। खाला अब अकेली हैं, कुछ दिन और रह ले, वो फिर मैं ले जाऊँगा। साफ लग रहा था वह दामन बचा रहा है। सलमान 3 दिन से नहीं आया। इस दौरान सिर्फ एक बार इसका फ़ोन आया। सायरा परेशान थी। सायरा बेगम को नरीम पर गुस्सा आता। इसने एक बार भी सलमान से खसाने के लिए नहीं कहा। अब तो खतीजा को भी तशवीश ने आन घेरा। रेहान यूनिवर्सिटी से फारिग था, वो उसे साथ लेकर चली गई। सायरा की तन्हाई के पेश नज़र इन्होंने फैसला किया कि रेहान इधर ही रुक जाए और वो दोनों मियाँ बीवी सलमान के पास। खतीजा और रेहान की आमद नरीम के लिए खासी खुशकुन बात थी। वो बात करने के लिए तरस गई थी मगर इन्होंने आते रेहान से कहा कि भाभी को घर छोड़ा, मैं इधर ही हूँ सायरा के पास, तुम जब तक आराम से रहो। बिछड़ने वाले चले जाते हैं मगर ज़िंदगी चलती रहती है। इन्होंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बयान किया।
कुछ अरसे बाद हम भी इधर ही शिफ्ट हो रहे हैं, तुम्हारे अंकल आकर खुद ही घर देखेंगे, पसंद आ गया तो ले लेंगे। लगे हाथों इन्होंने अगला प्रोग्राम भी बता दिया। वो बुझे बुझे अंदाज में तैयार हुई, आम से सूती कपड़े, धुला धुलाया चेहरा। खतीजा ने देखा तो सर पीट लिया। मैंने बहू लाकर अपने चाव भी पूरे नहीं किए, अच्छे से कपड़े पहनो, चूड़ियाँ भी चढ़ाओ कलाई में। आजकल की लड़की को इतना शौक होता है बनने संवरने का। सारा फारिग होता तो फिर धूमधाम से वलीमा करूँगी सलमान का। इन्होंने खुद इसकी अलमारी खोलकर एक सूट निकाला। ये सब शादी से पहले के सिले हुए थे, पिंक कलर का स्टाइलिश सा सूट था। ये पहनो फ़ौरन। इससे पहले कि रियान इसे छोड़ने जाता सलमान खुद आ गया। खतीजा ने इसे भी अपने आने का नहीं बताया था, तो वो इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। नरीम ने 4 रोज़ बाद इसे देखा था। जाने क्या बात थी इसमें कि इसके सारे मनफी ख्यालात दम तोड़ गए थे। पापा के जाने के बाद जिस तरह इसने जिम्मेदारी निभाई, सायरा को इसे हौसला दिया, इसके नरीम को जो अकेलेपन का खौफ था वो जाता रहा। इसने फैक्ट्री के मामलात भी ईमानदार लोगों के हाथों में दिए थे। नरीम किचन में आ गई। साजिदा बिरयानी को दम दे रही थी। नरीम ने भी इसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। साजिदा चाय देने ड्राइंग रूम में गई तो खतीजा ने नरीम का पूछा, वो तो किचन में स्वीट डिश के बाद सलाद के लिए सब्जियाँ काट रही हैं। साजिदा ने बताया तो सायरा बेगम की निगाह सलमान की तरफ उठी। गया कह रही हो कि पत्थर में जोंक लग गई है। ओए होए, तो पत्थर की जोंका लानस रखी हुई हैं। मेरी आंखों में रात चलती है, रात में कई ख्वाब जलते हैं, दिए जलते नहीं। ऐसे ये कैसे बताऊं कि जान जलती है, लम्हा लम्हा दिल सुलगता है, दिए जलते नहीं। मम्मा मैं इन दिनों बहुत बिजी हूँ, रात को भी वापस आने का कोई खास वक्त नहीं है, क्योंकि शहर के हालात ख़राब है तो किसी भी वक्त मुझे जाना पड़ जाता है। खतीजा ने इसे एक बार फिर नरीम को साथ ले जाने को कहा तो सलमान ने फिर वजाहत दी। इसकी माकूल दलील पर खतीजा खामोश होगी, मगर नरीम को लग रहा था इसने जान छुड़ाई है। वो सबसे अलग बैठी थी, नजरें रह रहकर सलमान की तरफ उठ रही थी। अपने स्मार्ट हेयर कट, गहरी पुरतासुर आंखों समेत टांग पर टांग चढ़ाए बैठा हुआ नरीम को अपनी पहुंच से बहुत दूर लग रहा था। इसे पापा की बातें याद आ रही थी, जिसकी रुखसती से कबल इन्होंने इसके साथ की थी। अभी तुम अपनी खुद साख्ता नफ़रत के कब्जे में हो, जब नफ़रत का खौल टूटेगा तो तुम्हें सब नजर आने लगेगा। सलमान अच्छा लड़का है, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा दिली ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये रिश्ता होता ही ऐसा, दो अजनबी लोगों को मोहब्बत जैसे मजबूत बंधन में बांध देता है। तो क्या पापा ने ठीक कहा था? वो फिर उलझ रही थी। मोहब्बत इनके लफ्ज़ों में छुपा एक राज है गहरा, जैसे गहरे समंदर में छुपा एक कीमती मोती, जो लफ्ज़ों से आया ना हो, जो लफ्ज़ों में बयां ना हो। कहानी मुस्तरब सी एक किस्सा लाबयां सा एक, समझने को समझाने को दिल का होना ज़रूरी है। सायरा बेगम की बड़ी भाभी ने गांव से एक मियाँ बीवी को इनके पास भेजा था। अम्मा हाजरा और खुदा बख्श के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। दोनों शुरू से इसके मैके में काम करते आए थे। काबिल एतमाद और काबिल भरोसा था, इसलिए उन्होंने सायरा बेगम के पास भिजवा दिया। वैसे भी इन हालात में इनके पास किसी समझदार औरत का होना ज़रूरी था, और अम्मा हाजरा खसूसियात पर पूरी उतरती थी। इन दोनों मियाँ बीवी को यहाँ चंद दिन ही गुजरे और इस माहौल में रच बस गए थे। खुदा बख्श ने पूरे लॉन की हालत बदल दी। अम्मा हाजरा ने साजिदा के साथ मिलकर किचन की जिम्मेदारी संभाल ली। सायरा के लिए वो खुद खाना बनाती। मकफी और क़ुव्वत बख्श फ़ारग वक्त में इनके बालों में तेल की मालिश करती, इनका हौसला और हिम्मत बढ़ाती। जो सायरा की डिलीवरी नज़दीक आ रही थी, इसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। इस दिन सलमान ऑफिस से उठने के बाद घर जाने के बजाय सायरा बेगम की तरफ चला है, वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। अम्मा हाजरा ने बताया अंदर डॉक्टर नहीं चेक करने आई हुई है। पुत्र दिन करीब है ना, सायरा ठीक है, तभी डॉक्टर ने से चेक करा रही है। पास ही नरीम भी थी। अम्मा हाजरा की खुली डुली बात पर शर्मा कर रुख मोड़ लिया। आप बैठिए ना। अम्मा हाजरा की बात का सैल करने के लिए नरीम ने अखलाकियात निभाना चाहिए। हाँ पुत्र बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। इन्हें पता था सलमान इस घर का दामाद है, तभी खाता तो अज़ा में जुट गई। वो बेनियारी से बैठा था, कभी कभी इस पर भी नज़र डाल लेता, जो दांतों से होंठ कुचल रही थी। कितनी बार अपनी रिस्ट वॉच देख चुका था, जिसे बहालते मजबूरी बैठा। नरीम ने आज पहली मरतबा इसे यूनिफॉर्म में मलबूस देखा। दिल चाह रहा था खूब गौर से जायज़ा ले, मगर चोरी पकड़े जाने का डर था। जाने वो क्या सोचे, पहले इतना अजनबी बना हुआ था। आपकी अपने फ्रेंड से मुलाकात नहीं होती आजकल? इसने अचानक गैर मुतवक्का सवाल किया। नरीम को यकीन नहीं आ रहा था, वाकई इससे पूछ रहा है। जी होती रहती है, इसने सबल कर कहा। मलाइका से फिर मिली आप? वो फिर पूरी तवज्जो से लर्जी, पूरी जान से लर्जी। क्या वो सब सच जान गया? इसे सब पता चल गया? इसका खौफ आंखों से झांकने लगा। जी नहीं, मैं इससे नहीं मिलती, वो अंदरूनी खौफ पर काबू पाते हुए बोली। 3 दिन पहले वो 2 लड़के अरमान और जवाद के साथ गिरफ्तार हुई है। एक ज्वेलर के पास चोरी के जेवरात फरोख्त करने आई थी, वो बाकी 2 लड़कों के साथ। खासा जानदार केस है ये, और मेरे एक जानने वाले के पास है, वही से हैंडल कर रहा है। सलमान बगैर किसी तासर के बता था, वो सर झुकाए मुजरिमों की तरह बैठी थी। और हाँ, एक और इतला भी आपके लिए कि मलाइका रहमानी ने हाईवे से एक गाड़ी भी छीनी है गन पॉइंट पर अरमान के साथ। जिससे गाड़ी छीनी है वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल में। अरमान ने इसकी टांग पर गोली मारी है। दोनों ही लानती। देखो अच्छे घर की लड़की ने ना सारी आसाइशें माँ बाप ने दी, हर चीज़ होने के बावजूद क्या लानत घोली है। इससे पहले वो कुछ और बोलता, अम्मा हाजरा चाय की ट्राली ले गई। सलमान पुत्र अब अपनी बीवी को घर ले जाओ, सायरा बेटी भी खैर से फारिग हो जाएगी। अम्मा हाजरा ने जिस तरह इसे साथ ले जाने का कहा, नरीम का दिल कर रहा था इन्हें डांटते, पर सामने वो बैठा था। इसे लग रहा था जैसे सलमान की बेगानगी सबकी नज़रों में आ गई है। अम्मा आप जाएँ। हाँ, अम्मा हाजरा मंदिर से हटी, नरीम ने चाय की प्याली इसके आगे रखी। मैं नहीं पीऊँगा, चलता हूँ। ऑफिस से उठकर इधर ही आया, चला है, यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया। सोचा था खाला की खैर रियाफ्त कर लूँ, खैर फिर सही। यानी वो सिर्फ खाला की खैरियत पूछने आया था, इसे खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। इसने एक बार फिर नरीम से घर चलने के लिए नहीं कहा था। मैं लगता नरीम इतनी बैठी हूँ।
कुछ ख्वाब है जिनको लिखना है, तबीर की सूरत देनी है, कुछ लोग हैं उजड़े दिल वाले जिन्हें अपनी मोहब्बत देनी है, कुछ फूल हैं जिनको चुनना है और हार की सूरत देनी है, कुछ अपनी नींदें बाकी हैं जिन्हें बांटना है, कुछ लोगों में इनको भी तो राहत देनी है। ए उम्र रमा आहिस्ता चल, अच्छा अभी खासा कर्ज चुकाना है। रात का जाने कौन सा पैर था जब दर्द की शिद्दत से घबराकर सायरा की नींद टूटी। पास ही कारपेट पर अम्मा हाजरा सो रही थी। इन्होंने बेड पर लेटे लेटे ने आवाज़ दी, बहुत बढ़ाकर उठ गई। सायरा के जद चेहरे पर पसीने के कतरे झिलमिला रहे थे। क्या हुआ बेटी? वो लपक कर इसके पास है जो दांत पर दांत जमाए तकलीफ को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। अम्मा सलमान को फ़ोन कर दी, मुझे अस्पताल ले जाए। उल्टे कदमों नरीम के बेडरूम की तरफ बढ़ गई। बेवकत दस्तक सुनकर नरीम भी परेशान होगी। बाहर अम्मा हाजरा आवाज़ दे रही थी, उठ जाओ नरीम पुत्र उठ जाओ। अम्मा क्या बात है? बेटी सायरा की तबीयत ख़राब है, सलमान बेटे को फ़ोन करो फ़ौरन पहुँचे। कहकर वो पलट गई। सलमान कुछ देर पहले घर आया था और अभी जाग रहा था। आज पहली बार फ़ोन पर इसने नरीम की आवाज़ सुनी। आप फ़ौरन हमारी तरफ आ जाए, सायरा बेगम की तबीयत ख़राब है। इसने सलाम दुआ किए बगैर खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। वो सेल फ़ोन को कुछ लम्हे घूरता रहा। बहुत खूब, सायरा बेगम। अभी तक मुहतरमा का तन का रुखसत नहीं हुआ। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो गया। सायरा बेगम लेबर रूम में थी। नरीम बाहर कुर्सी पर बैठी इस्तराबी हालत में उंगलियां मरोड़ी थी। अम्मा हाजरा दिल ही दिल में सूरतें पड़ी थी। सलमान भी मौजूद था। कोई काफ़ी देर हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ नरीम का इस्तराब बढ़ता जा रहा था। कैसी अजीब सी बेकली थी जो दिल को कसक से आशना कर रही थी। बेकरारी हद से सवा थी। अभी कुछ घंटे कबल जब सायरा लेबर रूम में जा रही थी तो नरीम को एक हाथ को दबाया था। एक इस खामोश से लमस में जो दर्द जो पैगाम छुपा था वह नरीम पर अब मुनकशिफ हो रहा था। उफ, न जाने क्या होगा। इस तरह किसी पल भी चैन लेने नहीं दे रहा था। वो लंबे कॉरिडोर में टहलने लगी। वक्त को थमसा गया था। काफ़ी सबर आजमाई इंतज़ार के बाद लेबर रूम का दरवाज़ा खुला। सायरा को दूसरे रूम में मुंतकिल किया जा चुका था। हाँफती कांपती अम्मा हाजरा के पीछे वो भी खुले दरवाजे से अंदर लपकी। सायरा बेगम को ड्रिप लगी थी। वो आंखें बंद के लेटी थी। पास ही कंबल में लेटा वो नन्ना सा वजूद महवे ख्वाब था। नरीम कभी सायरा को देख रही थी, कभी सोए हुए फरिश्ते को डरते हिचकिचाते इसने पहला कदम उठाया, फिर दूसरा। नफरत से मोहब्बत की तरफ वापसी का पहला कदम उठाने दुश्वार होता है। इस मंजिल को नरीम ने आज छू ही लिया था। इसके हाथ नन्हे से वजूद की तरफ बढ़े। सायरा की सांस से सीने में अटक गई। वो दम साधे देख रही थी। नरीम ने इसे उठा लिया। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरे भाई हो ना तुम, मैं अकेली नहीं हूँ। दर्द का लावा नरीम की आंखों से बह निकला। मम्मा ये मेरा भाई है ना, मेरा छोटा भाई। इसे उठाए उठाए वो सायरा बेगम के पास ही बैठ गई। अल्लाह, भाईचारे उमड़ रहे। जिस जादुई लफ्ज़ को सायरा इतने तवील अरसे से सुनने की मुतमनी थी वो आज नरीम ने बोल ही दिया। सलमान ने हैरानकुन मंजर देखा। इसे अभी भी नर्स से पता चला कि सायरा बेगम ने एक बेटे को जन्म दिया। नरीम सायरा बेगम से लिपटी बैठी थी। इसके दोनों बाजू सायरा के गिर्द हमाल थे। सायरा खुद मौत की सरहद को छूकर लौटी थी। अम्मा हाजरा ने बैठने से मना कर दिया। माँ बेटी घर जाकर लाड कर लेना। चलो लेटो सायरा बेटी। इन्होंने अपनायत भरा मान जताया। बाकी कमज़ोरी सायरा के वजूद से यहाँ थी। नरीम भाई को गोद में लिए बैठी थी। उफ वंडरफुल, इसकी आंखें बिल्कुल पापा की तरह। और ये देखें इसके गाल कितने सॉफ्ट हैं। दिल करता प्यार कर कर के। एकदम इसकी ज़ुबान को ब्रेक लग गया। सलमान बड़े गौर से इसकी तरफ देख रहा था। वह झैम कर रुख बदल गई। मम्मा देखे ना, इसकी आंखें पापा की तरह ना। अब वो फिर सायरा बेगम के बिस्तर पर थी। हाँ, और इसके बालों का कलर, सितमा, नाक, हाथ पाँव सब तुम्हारी तरह। सच? वो खुशी से बेहाल हो रही थी। बिल्कुल सच, ये अपनी आपी की तरह। इन्होंने तस्दीक की तो एक बार फिर इसकी खुशी देखने के लायक थी, मगर इसका दिल अपनी आपी की तरह नहीं होना चाहिए। पास बैठे सलमान बड़े धीमे लहजे में बोला, ओए होए। नरीम ने तो देखा कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। वो बोलकर बिल्कुल बेनियाज बन गया। दोपहर तक हॉस्पिटल का प्राइवेट रूम रिश्तेदारों से भर चुका था। खतीजा नरीम की आंखों की सुर्खी देख रही थी जो शब्बेदारी की गुमास थी। इन्होंने ज़बरदस्ती रियान के साथ इसे घर भेजा, वरना नन्हे मुन्ने से भाई के पास उठने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। अम्मा हाजरा भी इसके साथ ही घर आई। इन्होंने रात को दोबारा वापस जाना था सायरा के लिए खाना लेकर। नरीम तो घर पहुँचते सो गई। नरीम रोज़ सुबह अस्पताल आती और मगरिब के बाद खतीजा ज़बरदस्ती घर वापस भेजती। इसका दिल चाहता ही नहीं था भाई को छोड़कर जाए। इसकी मोहब्बत देखकर सायरा के दुखों का ज़ाला हो गया। इस नन्हे मुन्ने वजूद ने नरीम को इनसे मिला दिया। इसके मुँह से लफ्ज़ मामा कितना प्यारा और अनमोल लगता था। वो जब तक इनके पास रहती भाई को उठाए रखती, इसके गालों पर उंगलियां फेरती, इसकी आंखों को छूती, इसके गुलाबी होंठों को चूमती और देख देख कर खुश होती। चौथे दिन सायरा बेगम को अस्पताल से घर जाने की इजाज़त मिल गई। इस रोज़ नरीम अस्पताल नहीं है, वो घर पर रहकर इनके इस्तकबाल की तैयारी कर रही थी। फिर जब गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई तो पुख्ता रविश पर नरीम खड़ी थी। साथ ही रोशन, खुदाबख्श, करीम और साजदा भी थे। नरीम ने फूलों की पत्तियाँ सायरा बेगम पर निछावर की। वेलकम मम्मा। साथ ही वो इनके गले लगे। मम्मा आई एम सॉरी, आइंदा मेरी तरफ से आपको दुख नहीं मिलेगा। खतीजा की गोद से इसने भाई को ले लिया। मैं इसे खुद उठाऊंगी। एक सरशारी से इनकी रगो रेआम में उतर गई। जिदो अब्बा सी औरत एडी मुहब्बत जताइयाँ ना, वो बेचारा साड़ छोड़ के आप ही टैक टूक लेके चला गया। इनकी गैर मौजूदगी में नरीम ने इनके बेडरूम की सेटिंग खुद चेंज की। सब कुछ धुला धुलाया था। गुलदान में ताज़ा फूल महक रहे थे और एक बेबी कॉट का भी इजाफा हो गया था। सायरा बेगम का दिल मोहब्बत से भर गया। वो लेट गई तो नरीम ने इनके पास छोटे से भाई को भी लिटा दिया। मम्मा इसका नाम क्या रखें? जो तुम्हें पसंद रख दो, क्योंकि तुम आप ही हो इसकी। बस फिर आज से इसका नाम अली है। मैंने पहले ही सोच रखा था।
बस ठीक है, इसका नाम अली है। दोनों को बातें करते देखकर खतीजा खुश हो रही थी। अब तुम खैर से घर आ गई तो मैं सोच रही हूँ कि छोटा मोटा सा फंक्शन अरेंज कर लूँ, क्योंकि उस्मान और सलमान को बहुत जानने वाले अपने रिश्तेदार हैं जो वलीमा खाने की ज़िद करें। तुम क्या कहती हो? इनके रोए सुखन सायरा की तरफ था। आपा अच्छी बात है, ज़रूर फंक्शन करें। मैं भी चाहती हूँ नरीम अपने घर जाए हंसी खुशी। भलाई ने क्या एतराज़ था? और हाँ, उस्मान कह रहे थे कि हम वलीमा लाहौर में अपने घर करेंगे। इन्हें बड़ी तमन्ना कि बहू कुछ दिन इस घर में रहे। अगर तैमूर भाइयों हमें छोड़कर ना जाते तो शादी के 2 दिन बाद हमने लाहौर ले जाना था नरीम को। तैमूर साहब के जिक्र पर सायरा की आंखें भीग गई तो खदीजा भी उदास होगी। नरीम इधर ही आ रही थी। सायरा बेगम ने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए। अब तुम भी चलने की तैयारी करो। खदीजा ने माहौल पर तारी उदासी को भगाना चाहा। कहाँ? इसने सवालिया निगाहों से खदीजा की तरफ देखा। लाहौर। इनके जवाब पर वह चुप सी होगी। वलीमा हम अपने इसी घर में करेंगे, तुम्हारे अंकल की ख्वाहिश है, इन्होंने वजाहत दी। रात को सलमान खदीजा को लेने आ गए। इसकी आमद पर साजिद और अम्मा ने खाने पर खासा एहतमाम कर लिया। सायरा के लिए यखनी नरीम ने खुद बनाई। वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो अम्मा और खाला के पास से उठकर बाहर निकला तो अम्मा हाजरा दिखाई दी। सूप का बाउल लिए वो सायरा को देने जा रही थी। अम्मा, आपकी छोटी बीबी कहाँ है? वो अंदर है। अम्मा हाजरा ने इसके पूछने पर किचन की तरफ इशारा किया। अम्मा इतनी जल्दी सूप दे भी आई? वेरी गुड। अली तो नहीं रो रहा? वो हांडी में चमचा हिलाते हुए से अम्मा हाजरा समझ कर बोली। जब कुछ लम्हे खामोशी तारी रही, उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला तो वो पलटी। सलमान दरवाजे पर फैलकर खड़ा था, ऐसे कि जब तक वो आगे से ना हिलता, ना कोई अंदर आ सकता था, ना बाहर जा सकता था। कब तक यहाँ ही खाने पकाने के इरादे? किसी और की भी खबर है कि नहीं? वो कस्तन तरह गहरी आवाज़ में बोला, जिसमें हल्के से गुस्से की आमेजिश महसूस की जा सकती थी। जवाब में खामोश रही तो सलमान आगे बढ़ा। मैंने कुछ कहा है। इसके अंदाज से नरीम फिर घबराने लगी। कब तक छुप कर बैठी रहोगी? वो साफ साफ धमकी दे रहा था। आगे से हटे, अली रो रहा होगा। इसे यहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आया। तो मैं क्या करूँ? अली रो रहा तो? मुझे अंदर जाना है। अब तो वो हंसी होगी। मुझे घर ले जाना है। इससे पहले कि वो बाहर निकलते सलमान ने अपना बाजू फैला दिया। साजिदा के कदमों की आवाज़ इधर ही आती महसूस हुई। संभल के नईम का दिल अभी तक ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ले जाना कार ले जा फिर। खबरदार, अब तुमने और नरीम को तंग किया तो। सायरा बेगम ने रोब से देखा। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। असल में जिस तरह आपके साथ बदतमीजी से बोली थी मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैंने तो मैनर्स सिखाने थे जो तैमूर अंकल की डेथ की वजह से नहीं सिखा सका। बस सलमान, बहुत होगी। नदीम बेटी है मेरी। अब तुमने कोई ज़्यादती की तो मैं माफ़ नहीं करूँगी। तैमूर की जान थी इसमें। सारे एक बेयक जज्बाती हो गए। खाला, मैं तो मजाक कर रहा था। इनके बदलते तासुरात देखकर वो संजीदा हो गया तो सायरा भी मुस्कुरा दी। वैसे आपकी बेटी ने जिस तरह मुझे किडनैप करने के बाद मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी ना, वो आप देख लेती तो अश अश कर उठती। सलमान ने अभी तक इनके हाथों की लर्जिश नहीं भूला था। मोहतरमा ने एक पुलिस ऑफिसर के साथ क्या किया वो आपको नज़र नहीं आता? महानूर सानिया तुम्हें बता तो चुकी हैं। बस हो गया, अब भूल जाओ और नरीम को मज़ीद तंग नहीं करो। ओके, नहीं करता। अगर मुझे ज़रा सा भी यकीन होता कि मलाइका और बाकी 2 लड़कों के गिरोह के साथ मुलव्वस रही है तो फिर मेरी डिक्शनरी में माफ़ी का लफ्ज़ नहीं था। मैंने पूरी तहकीक करवाई है। सलमान के चेहरे पर इतनी सख्ती और दृष्टि थी कि सायरा बेगम भी डर गई। इन्होंने इसका हाथ दबाकर पुरसकून रहने की खामोश सी तलकीन की। सलमान की कज़न्स और रिश्तेदार औरतें नरीम को घेरे बैठी थी। रेयान अलग शोर में चाह रहा था, मुझे भी जगह दो भाभी के पास बैठने की। खास मेहमानों को बुलाने के बावजूद फिर भी अच्छे खासे लोग जमा हो गए थे। सलमान के वलीमे की तकरीब सज सी गई। खतीजा और उस्मान बहुत मसरूर थे। सायरा बेगम अली को गोद में लिए नरीम के पास ही बैठी थी। गाहे बगाहे नरीम चुप कर अली का गाल चूम लेती। इतना लेट वलीमा पहली बार खाया। ये सलमान की कज़न थी। मगर ये भी देखें, देर आए दुरुस्त है। वलीमा लेट ना होता तो मेरा साला कैसे शिरकत करता? सलमान बरजस्ता बोला तो ज़ोर का कहका पड़ा। गल तो सलमान दी भी सही है। मेहमानों के जाने के बाद लड़कियां इसे कमरे में लाई। खदीजा ने पूरे एहतमाम और चाव से नरीम को तैयार कराया। हार सिंगार जेवरात और लिबास से बारात की दुल्हन की मानद नज़र आ रही थी। सेकंड फ्लोर पर जहाँ सलमान लाहौर आता तो क़याम करता था, इसी कमरे को डेकोरेट कराया गया। अब आओ हम लोग फिर से सीखें इकरार के तरीके तमाम, दूर जुनू की रस्में तमाम इजहार के सलीके। तुम अपनी आंखों से मेरी आंखों से जाम भर दो। अगर प्यालों के किनारे शिकस्ता हो तो हर्ज क्या, मैं वफा की नमी तो होगी। तुम अपने हाथों से मेरे बालों की लट संवार दो। स्याही शब की दिल फरेबी नहीं मिलेगी तो खौफ क्या, कहीं कहीं चांदनी तो होगी। तुम अपने नामों की लाख मोहरों को मेरे चेहरे पर सबत कर दो। यह हतनामा वर्क तो हो तो सोचना क्या। यहाँ सीने में जो दिल धड़कते क्या अब भी वैसे ही है जिससे पहले जैसा। वो कितने मरे से नरीम की लस्ती पलकों का रक्स देख रहा था। खुशबू में बसा तरोताज़ा निखरा से सलमान इसके सामने मौजूद था। मुझे लगता है पहले जैसा नहीं रहा। इसका हाथ सलमान ने अपने मजबूत हाथ में जकड़ लिया। नाजुक सा लरसता हाथ पसीने में भीगा भीगा सा। मिले हो मगर अजनबी बन रहे हो, क़यामत नहीं तो फिर और क्या। वो दिलकश अंदाज में मुस्कुरा इसकी खिलाइयों में सजी चूड़ियों को देखने लगा। जाने इसकी निगाह से नरीम ने क्या पढ़ा और क्या समझा था कि बाजू और हाथ पीछे कर लिए। इतनी बुज़दिली, जब एक 6 फुट के पुलिस ऑफिसर को किडनैप किया तो इस वक्त ये दिल इतना तेज़ तेज़ नहीं धड़क रहा था। इसका हाथ सलमान के लबों पर धरा था। जब भी देखा स्टार पर ही लगी हो। अब इस वक्त यहाँ हो मेरे पास, मुकम्मल तौर पर बेबस, मेरे कब्ज़े में। चाहूँ तो एक एक लम्हे का हिसाब लूँ और चाहूँ तो छोड़ दूँ। इतना अरसा दूर रही हो तो क्या आप बदला लेंगे मुझसे? वो तड़प कर लबों का कुफल तोड़ने पर मजबूर हुई। जवाबन वो जानलेवा अंदाज में मुस्कुराया।
वही जानदार और मुकाबिल को बेबस कर देने वाली मुस्कुराहट। हाँ, इसकी शौक निगाहें नरीम के सरापे से रह के लिपट रही थी वो इसके इरादे भाव की। पानी प्यास लग रही है मुझे। सेंट्रल टेबल पर जग में पानी पड़ा था। वो मुड़ा। नरीम के लिए इतनी मोहलत बहुत थी। वो अपनी जगह से उठी। सामने ड्रेसिंग रूम था। फिर बेईमानी। वो सलमान की गिरफ्त में आ चुकी थी। वो सानिया में सारे फासले अबूर कर गए। बहुत सी बातें कही ना जाए तो मैं फुमकुम हो जाता। मुझे इन लम्हों को कैद करना है। नरीम के हवास खताते इस जादूगर ने से घायल सा कर दिया। धड़कनों में त्याश बढ़ता जा रहा था। मुझे तुम्हारी खुशबू को तुम्हारी सांसों से चुराना है। वो बेबस सी अपनी धड़कनें शुमार करती रह गई। सलमान ने न शिकवा किया, न शिकायत, न गुज़रे माजी की गलतियों का हवाला दिया। इसके दोस्ताना अंदाज ने नरीम के सारे खदशात को दूर कर दिया। इस अनोखे फाते ने इससे पहले फ़तह कर लिया, सो अब अपनी हार इतराफ़ करने में क्या हर्ज था। ख़त्म शूट। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो अच्छा लगा, अच्छा नावल था। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। ऐसा करते हैं, अभी हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो का एंड करेंगे। सुंदस नायाब बैड एंडिंग। लड़की को नहीं मरना चाहिए था, बहुत दुख हुआ। सही बात है, लड़की को वाकई नहीं मरना चाहिए था। थैंक यू सुंदस। फ़ायज़ा सज्जाद, नावल इज़ एवरेज लेकिन आपके कमेंट्स वर फनी। थैंक यू वेरी मच फ़ायज़ा। सुंदस नायाब, इमोशनल रियलिटी ऑफ लाइफ। सही कहा आपने, बिटर रियलिटी। थैंक यू सुंदस। माय वर्ल्ड, वो जो दुबई की टिकटा थी वो मैंने दे दो, मैं घूमावांगी। ठीक है, दुबई की टिकटें ताड़ी हुई, जो जी लो अपनी दुनिया। माय वर्ल्ड। थैंक यू माय वर्ल्ड। लाविश सलोन, ज़बरदस्त। थैंक यू लाविश सलोन। सुंदस नायाब, नाइस स्टोरी। थैंक यू सुंदस जी। तो गाइस, आज 8 डे का कमेंट सी बस कितने गए, भाज गए मेरे लिसनर्स, पता नहीं किधर चले गए, कमेंट्स ही नहीं है आज जी। तो यहाँ पे हमारे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा। नहीं है मेरे लिसनर कमेंट करते, मैं क्या कर सकती हूँ। तो अब आप सब मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।